नमस्कार, 10 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना ब्रजेश। समाचारों में सबसे पहले हेडलाइंस। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ उत्तर प्रदेश के दौरे पर। उन्होंने आज वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर अपने पूर्वजों का किया श्राद्ध। शाम को काशी विश्वनाथ धाम के करेंगे दर्शन। आज सिविल सेवा दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 11 बजे विज्ञान भवन नई दिल्ली में लोक प्रशासन में उत्कृष्टता वर्ष 2021 के लिए प्रदान करेंगे प्रधानमंत्री पुरस्कार। प्रधानमंत्री आज दिल्ली के लाल किले में गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व समारोह में लेंगे भाग। स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी करेंगे जारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना संक्रमण से बचाव और उपचार पर की समीक्षा बैठक। प्रदेश में कोविड सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर हुई 856। एनसीआर सहित लखनऊ में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाना अनिवार्य। और सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी में दिल्ली नगर निगम की बुलडोजर की कार्रवाई पर फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने को कहा। अब अतिक्रमण हटाने के खिलाफ दायर याचिका पर आज फिर होगी सुनवाई। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ और उनकी पत्नी कोबिता जगन्नाथ अपने 3 दिवसीय यात्रा पर कल रात वाराणसी पहुंचे और आज सुबह दशाश्वमेध घाट पर उन्होंने अपने पूर्वजों का श्राद्ध किया। मॉरिशस के प्रधानमंत्री आज शाम को काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन और पूजन करेंगे। मॉरिशस के वर्तमान प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ की माताजी सरोजनी जगन्नाथ ने अपने जन्मदिवस के अवसर पर कल मां विंध्यवासिनी के दर्शन किए। उन्होंने प्रेस से बात करते हुए कहा कि यहां जब भी हम लोग आते हैं एक नई ऊर्जा मिलती है। मॉरिशस और भारत का बहुत पुराना रिश्ता है और दोनों देशों का वातावरण एक जैसा ही है। उन्होंने अपने जन्मदिवस पर मां विंध्यवासिनी के दर्शन कर विश्व के कल्याण की कामना की। My views in Indian culture, I think it's the same as in Mauritius. It's not कुछ फर्क नहीं है. Same. And for me, today it has been very special because today is my birthday. Birthday also. Oh, happy birthday, lady. Happy birthday. And at the same time, I had the chance of coming for prayers here, and you don't get that opportunity every day. I think ये मेरा किस्मत ही है. This is why I say it's a very special day, memorable, and of course, those who come here, it's very spiritual. सिविल सेवा दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे विज्ञान भवन नई दिल्ली में लोक प्रशासन में उत्कृष्टता वर्ष 2021 के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार प्रदान करेंगे। वो समापन सत्र के दौरान सिविल सेवकों को संबोधित भी करेंगे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कल सिविल सेवा दिवस पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में एक विशेष कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की और इस कार्यक्रम को 2 सत्रों में आयोजित किया गया। 15वें सिविल सेवा दिवस की शुरुआत परफॉर्म, रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र के साथ हुई। बुधवार को दिल्ली के विज्ञान भवन में सत्र के पहले दिन का उद्घाटन प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया और कहा कि भारत एट 2047 के लिए अगले 25 साल बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं और इसके लिए अधिकतम शासन और न्यूनतम सरकार समय की जरूरत है। Prime Minister, soon after he took over on the 26th of May 2014, he gave us the mantra, maximum governance, minimum government. I don't know how much we would have realized the seriousness of this, but this is going to happen. I think a day is coming. The governance is going to be looked after by governance, by the people who govern themselves. इस अवसर पर कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने कहा कि इस सम्मेलन में राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जा रही है ताकि महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन में सुधार किया जा सके। देश साल 2047 के लिए एक खाका तैयार करने के लिए इनपुट प्रदान करने में जुटा है। Another important topic being discussed today is Atmanirbhar Bharat with focus on exports.
These deliberations will be useful for evolving the roadmap for building indigenous capabilities, for creating a conducive policy and regulatory framework for large-scale manufacturing, and harnessing the full potential for exports of our products in states and districts across the country. नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने कहा कि ये आत्मनिरीक्षण का दिन है। भारत एक निम्न मध्यम आय वाला देश है और हमें 2047 तक आय वाला देश बनना है। India is going to have almost 500 million people will get into the process of urbanization in the next 3 to 4 decades. Therefore, the challenge is that we should not do unplanned, unsustainable urbanization, which is what is happening today in India. Do planned, as Subbu had said, do big thinking on that. And that would require visionary approach of how do you manage, how do you do transit-oriented development, how do you do vertical development on the back of TOD, and so on. पहले दिन का दूसरा सत्र आत्मनिर्भर भारत निर्यात पर फोकस था, जो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता में किया गया। उन्होंने कहा कि कोविड के बावजूद पिछले 12 महीने में निर्यात में इजाफा हुआ है। We have a $250 billion export of services during the last year, and this is, mind you, without travel, tourism and hospitality, 3 sectors which collectively contribute very significantly to our services exports. This only shows the immense potential that we have. इस कार्यक्रम को 2 सत्रों में आयोजित किया गया। पहला सत्र विजन इंडिया 2047 शासन के विषय पर आयोजित किया गया, तो दूसरा सत्र आत्मनिर्भर भारत निर्यात पर फोकस था। आज रात लगभग 9:15 बजे नई दिल्ली के लाल किले में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व समारोह में भाग लेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री उपस्थित जनसमूह को संबोधित करेंगे और एक स्मारक सिक्का तथा डाक टिकट भी जारी करेंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन भारत सरकार द्वारा दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सहयोग से किया जा रहा है। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों से रागी और बच्चे शबद कीर्तन में भाग लेंगे। कार्यक्रम में गुरु तेग बहादुर के जीवन को दर्शाने वाला एक भव्य लाइट और साउंड शो भी आयोजित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त सिखों की पारंपरिक मार्शल आर्ट गतका का भी आयोजन होगा। ये कार्यक्रम 9वें सिख गुरु तेग बहादुर जी के उपदेशों को रेखांकित करने पर केंद्रित होगा। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं ये विराम। क्या बात है सुभाष भैया, इस बार तो गन्ने की बम्पर फसल हुई है। बेटा इस साल ही नहीं, हर साल बम्पर फसल होते आ रही है हमारी बापू के टाइम से। इसका कारण कोराजन। इन जैसे करोड़ों किसानों ने कंसुआ और छोटी भेदक से लंबी सुरक्षा और दमदार पैदावार के लिए अपनाया है कोराजन। तभी फलता की कुंजी है कोराजन। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन आज गुजरात का दौरा करेंगे और 22 अप्रैल को जॉनसन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर परामर्श करेंगे। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भारत में रोड मैप 2030 के क्रियान्वयन की समीक्षा भी करेंगे और साथ ही वैश्विक आर्थिक और सामरिक मुद्दों पर पीएम मोदी के साथ चर्चा करेंगे। के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने के लिए 2 दिवसीय यात्रा पर गुरुवार को भारत आ रहे हैं। जॉनसन 21 अप्रैल को गुजरात के अहमदाबाद से यात्रा की शुरुआत करेंगे। ये पहली बार होगा जब ब्रिटेन का कोई प्रधानमंत्री भारत के 5वें सबसे बड़े राज्य और ब्रिटेन में लगभग आधी ब्रिटिश भारतीय आबादी के पैतृक घर गुजरात का दौरा करेंगे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दूसरे चरण में शाम को नई दिल्ली पहुंचेंगे। शुक्रवार को जॉनसन का राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया जाएगा। बाद में वो महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। इसके अलावा वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, जिसमें दोनों देशों के बीच रणनीतिक रक्षा, राजनयिक और आर्थिक साझेदारी पर गहन चर्चा होने की उम्मीद है।
भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के मुताबिक भारत और ब्रिटेन के बीच गहरे और ऐतिहासिक संबंध रहे हैं, जिसे 2021 में भारत यूके वर्चुअल शिखर सम्मेलन के दौरान व्यापक रणनीतिक साझेदारी के तहत और मजबूत किया गया था। दोनों प्रधानमंत्री रोडमैप 2030 के कार्यान्वयन की समीक्षा करेंगे और द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ करने के साथ साथ आपसी सहयोग को और मजबूत करने के लिए अपना दृष्टिकोण निर्धारित करेंगे। दोनों नेता साथ ही पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान करेंगे। 2004 से भारत और ब्रिटेन के बीच रणनीतिक साझेदारी है। वहीं हाल ही में ब्रिटेन की विदेश मंत्री लिज ट्रस ने अपने भारतीय समकक्ष डॉक्टर एस जयशंकर के साथ बातचीत के लिए नई दिल्ली का दौरा किया था। भारत और ब्रिटेन के बीच मुफ्त व्यापार समझौते पर बातचीत जारी है। गौरतलब है कि ब्रिटेन भारत में सबसे बड़ा निवेशक है, जिसका कुल निवेश लगभग 19 अरब डॉलर के करीब है। ब्रिटिश पीएम के इस अहम तो प्रगाढ़ होंगे ही, साथ ही दुनिया में आर्थिक शक्ति के तौर पर उभरते नए भारत की छवि भी और मजबूत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल एक समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने कोविड नियंत्रण के लिए सावधानी और सतर्कता बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कोरोना संक्रमण से बचाव और उपचार की व्यवस्थाओं को निरंतर सुदृढ़ रखे जाने के निर्देश दिए हैं। उत्पादों के साथ साथ जनपद लखनऊ में सार्वजनिक स्थानों पर सभी के लिए मास्क लगाए जाने की व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। जनपद गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, बुलंदशहर, बागपत और लखनऊ में टीकाकरण से छूटे लोगों को चिन्हित करते हुए इन्हें प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीनेट किया जाए। उन्होंने स्कूलों में कोविड प्रोटोकॉल के पालन के संबंध में बच्चों को जागरूक करने के निर्देश दिए। पिछले 24 घंटों में राज्य में कोरोना संक्रमण के 170 नए मामले सामने आए हैं। इस अवधि में 110 व्यक्तियों को सफल उपचार के बाद डिस्चार्ज किया गया है। वर्तमान में प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 856 है। प्रदेश में माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षा में भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अनुपालन होने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल हुई शिक्षा विभाग की कार्य योजना प्रस्तुतिकरण में कहा कि हाई स्कूल बोर्ड की परीक्षा का नया पैटर्न 2023 का नया सत्र शुरू होने से पहले लागू किया जाएगा। वहीं 12वीं में बोर्ड परीक्षा नया पैटर्न की जरूरत है। मंत्रिपरिषद के समक्ष शिक्षा विभाग की कार्य योजना प्रस्तुतिकरण पर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि 5 वर्षों के भीतर सभी असेवित क्षेत्रों में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कॉलेज की स्थापना के लिए कार्यवाही शुरू की जाएगी। सभी विद्यालयों में स्मार्ट क्लास, रियल टाइम मॉनिटरिंग, स्टूडेंट ट्रैकिंग और एकीकृत डेटा प्रबंधन प्रणाली की व्यवस्था लागू होनी चाहिए। वहीं ग्राम्य विकास सेक्टर के 4 विभागों की कार्य योजना के प्रस्तुतिकरण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 14 लाख से अधिक ग्रामीणों को आवास देने के निर्देश दिए। विभागों के लिए अगले 2 वर्ष में 15,000 खेल मैदानों का निर्माण और 30,000 तालाबों के पुनरुद्धार तथा 6 महीनों के भीतर 1.5 लाख इज्जत घरों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार अधिक से अधिक युवाओं को विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों से जोड़ने के लिए सभी जिलों में आज प्रशिक्षु मेले का आयोजन करेगी। मेले का आयोजन प्रत्येक जिले के नोडल शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में किया जाएगा। मेले का समय पूरे प्रदेश में एकरूपता बनाए रखने के लिए प्रातः 10:30 बजे से अपराह्न 3:30 तक रहेगा। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय भी 1 लाख से अधिक प्रशिक्षुओं को काम पर रखने और नियोक्ताओं को सही प्रतिभा का दोहन करने में सहायता करने के उद्देश्य से देश भर में 700 स्थानों पर 1 दिवसीय प्रशिक्षु मेले का आयोजन कर रही है। इस आयोजन में देश भर के 4000 से अधिक संगठनों की भागीदारी होगी, जो 30 से अधिक क्षेत्रों जैसे कि बिजली, खुदरा, दूरसंचार, आईटी, आईटीईएस, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोटर वाहन में काम कर रहे हैं। मेरठ की सरधना तहसील में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के परिवारों को सम्मानित किया गया। 70 यूपी बटालियन एनसीसी मेरठ और आचार्य नेमी सागर जैन इंटर कॉलेज सरधना के राम भवन में आयोजित कार्यक्रम में क्षेत्र के 12 शहीदों के परिवारों को 70 यूपी बटालियन ने प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। कमांडिंग अफसर कर्नल मनीष धवन ने सभी शहीदों के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी।
आज़ादी के अमृत महोत्सव के श्रृंखला में आज़ादी का विजय श्रृंखला और जो हमारे शहीदों को सम्मान देने के लिए जो प्रधानमंत्री जी का विजन था, उसी के अंतर्गत आज हम सरजना में एएनएस जैन इंटर कॉलेज के तहत प्रिंसिपल साहब और हमारे एएनओ के मदद से और कैडेट्स की मदद से इस इलाके के 12 शहीदों के परिवारों को ऑनर कर रहे हैं और उनको सम्मान दे रहे हैं। हमारी कोशिश इस सब से ये है कि उन्हें भी महसूस हो कि देश उन्हें और उनके शहीदों को भूला नहीं है। उनकी देश के प्रति जो निष्ठा थी उसको भूला नहीं। प्रयागराज में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत जिले के 4 ब्लॉक में स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मेले में हजारों की संख्या में मरीजों ने अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बारे में चिकित्सक से सलाह लेकर मुफ्त जांच और दवाइयां लीं। जिले में 18 से 23 अप्रैल तक चल रहे स्वास्थ्य मेले के अंतर्गत कल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बहरिया, कोरांव, कौड़िहार और भगवतपुर में मेले का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मेले में डिजिटल हेल्थ कार्ड, आयुष्मान कार्ड, व्यक्तियों को फैमिली प्लानिंग से संबंधित परामर्श के अलावा बाल रोग, स्त्री रोग, आंख, नाक, कान, गला और जोड़ों के रोगों से पीड़ित लोगों को स्वास्थ्य लाभ दिया गया। ये भारत सरकार द्वारा आयुष्मान भारत के अंतर्गत सभी ब्लॉकों पे मेला लगाया जा रहा है, ब्लॉक स्तरीय मेला। इस मेले में मेडिसिन, सर्जरी, गायनी, आई तथा आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, आयुष्मान कार्ड बनाना, विकलांग कार्ड बनाना और साथ में योगा के बारे में बताना, वैक्सीनेशन में कोरोना वैक्सीन लगाना, बच्चों को टीका लगाना, गर्भवती महिलाओं को टीका लगाना, ये परिवार नियोजन के बारे में जानकारी देना कि किस महिला के लिए कौन सा उपयोगी है, उनको काउंसलिंग करना तथा स्वास्थ्य संबंधी उनको जानकारी देना। जैसे इसमें दस्तक अभियान चल रहा है, संचारी अभियान चला है, इसके बारे में जानकारी देना। इसमें हमारे 7-8 विभाग लगे हुए हैं। और यह समझ ला के दवा लेने के लिए डॉक्टर लोग लिखे दवा मिला, गोड़ में खजुआता था, ये ठीक नहीं होता है, यही समस्या है और कोई समस्या नहीं है। सहयोग अच्छी तरीका से लिख रहे हैं, दवा लिख रहे हैं, हर एक काम कर रहे हैं। हमारे गांव में आज स्वास्थ्य मेला लगा हुआ है, हर प्रकार के डॉक्टर आए हैं, होम्योपैथ के हैं, आंगनबाड़ी विभाग है, पंचायत विभाग है, योगा वाले आए हैं और हर सुविधा आज यहाँ मेले में उपलब्ध कराई जाएगी सरकार द्वारा। लखनऊ में 35वीं वाहिनी पीएसी महानगर में 70वीं यूपी पुलिस वार्षिक एथलेटिक्स क्लस्टर प्रतियोगिता का एडीजी पीएसी अजय आनंद ने उद्घाटन किया। इस प्रतियोगिता में 14 टीमें शामिल हो रही हैं। 949 खिलाड़ियों में से 716 पुरुष और 233 महिला खिलाड़ी टूर्नामेंट में प्रतिभागिता कर रहे हैं। 23 अप्रैल को टूर्नामेंट के समापन में डीजीपी मुकुल गोयल खिलाड़ियों को पुरस्कृत करेंगे। लखनऊ, आगरा, प्रयागराज, गोरखपुर, बरेली, मेरठ, वाराणसी, कानपुर पीएसी पूर्वी जोन, पश्चिमी जोन, मध्य जोन, जीआरपी जोन, रेडियो जोन प्रशिक्षण मुख्यालय की टीम टूर्नामेंट में शामिल हो रही है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हमारे 35 बटालियन के अंतर्गत शहीद चंद्रशेखर आजाद क्रीड़ा संकुल जो स्टेडियम है, इसमें 70वीं 70th उत्तर प्रदेश पुलिस एथलेटिक्स टूर्नामेंट रखा गया है, जिसकी शुरुआत आज मेरे द्वारा की गई है और 3 दिन के बाद 23 तारीख को शाम 5:30 बजे इसका समापन पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा किया जाएगा। सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि इस वर्ष साइकिलिंग प्रतियोगिता भी इसमें रखी गई है, जिसमें जो मैक्सिमम जो है 20 किलोमीटर से लेकर उसमें 4 इवेंट है, लेकिन 100 इवेंट तक है। बाकी जो एथलेटिक्स, ट्रैक एंड फील्ड की जो भी रहती है वह प्रतियोगिताएं होती रहेंगी। इसमें 13 जोन के लोगों ने भाग लिया है। कुल 949 करीब 950, जिसमें हमारे 244 महिलाएं हैं, उन्होंने प्रतिभाग किया है। आप सभी के माध्यम से मैं सभी को आगामी 3 दिन जो खेल होने उनकी शुभकामनाएं देता हूं।
सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी में दिल्ली नगर निगम एमसीडी की बुलडोजर कार्रवाई पर फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने को कहा है। अब अतिक्रमण हटाने के खिलाफ दायर याचिका पर आज फिर से सुनवाई होगी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सीपी दीपेंद्र पाठक ने जहांगीरपुरी में ताजा हालात का जायजा लेने के बाद कहा कि पुलिस का फोकस एजेंसी सुरक्षा मुहैया कराना है। उन्होंने कहा कि मौके पर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता है। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने बुधवार सुबह अतिक्रमण की कार्रवाई शुरू की, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। दोपहर 12:30 बजे सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी में यथा स्थिति को बहाल करने के आदेश दे दिए, जिसके बाद अतिक्रमण की कार्रवाई उत्तरी नगर निगम ने रोक दी। इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी मात्रा में पुलिस तैनात है। दीपेंद्र पाठक जी इस समय हमारे साथ हैं। सर, अतिक्रमण रुक गया है, आपके पास ऑर्डर आ गया? हाँ बिल्कुल, जो अतिक्रमण जो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव जो एमसीडी का था सिविक एजेंसी का, वो रुक गया है और जो माननीय न्यायालय का आदेश है उसकी सूचना हमारे पास आ गई है। हमने भी रोक दिया है और सिविक एजेंसी ने भी रोक दिया। उत्तरी दिल्ली नगर निगम की टीमें बुलडोजर के साथ सुबह जहांगीरपुरी इलाके पहुंच गई थी और तेजी के साथ अतिक्रमण हटाने का काम शुरू कर दिया था। जहांगीरपुरी का यही वो इलाका है जहाँ पर सुबह से ही बुलडोजर चल रहा था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बुलडोजर अब रुक गया है और यहाँ पर जितने भी बुलडोजर थे वो सब अब वापस जा रहे हैं। पुलिस का भी यही कहना था कि अब अतिक्रमण की जो कार्रवाई है वो रोक दी गई है। आपको दिखाते हैं कि यही वो इलाका था जहाँ पर सुबह सुबह अतिक्रमण हुआ था और जहाँ बुलडोजर ने यहाँ पर कई सारी जो यहाँ पे अतिक्रमण था उसको हटाया था। मामले की सुनवाई अब गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट करेगा। उत्तरी दिल्ली नगर निगम उसी के बाद आगे की कार्रवाई करेगा। जो भी अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है या इलीगल इंक्रोचमेंट है उसको हम क्लियर करेंगे। जो भी नॉर्थ एमसीडी के अंडर आएगा सब पर एक्शन होगा। ऐसा है, कार्रवाई कुछ नहीं हुई, हमने तो खाली जो कबाड़ था कबाड़ को यहाँ से हटाया। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो भी ऑर्डर होगा उसको फॉलो किया जाएगा। इस बीच केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बुलडोजर के मसले पर राहुल गांधी के ट्वीट पर कांग्रेस पर निशाना साधा है। मुझे लगता है जिनका अपना इतिहास भ्रष्टाचार और दंगों से जुड़ा हुआ होगा, उनसे आप ऐसी ही कल्पना कर सकते हैं बयान देने की, जो नफरत के बीज बो रहे हैं कि देश का भला नहीं कर रहे, देश की छवि खराब करने का काम कर रहे हैं। जहांगीरपुरी हिंसा और अतिक्रमण के मामले में राजनीति भी होने लगी है। जहां भारतीय जनता पार्टी ने इसके पीछे आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है, तो वहीं आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर राजनीति करने का आरोप लगा रही है। जब आज अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए एमसीडी और प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, तो उसका स्वागत करने के बदले उसे सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है और कुछ पार्टियां जो तुष्टीकरण की राजनीति में स्पर्धा करती हैं, वो वोट बैंक पॉलिटिक्स के चलते उसमें मुस्लिम विक्टिमहुड कार्ड खेलना उन्होंने शुरू कर दिया है। चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी हो। मस्जिद के ऊपर पत्थर रखे गए थे तो आपने क्यों नहीं गिरफ्तारी की? अगर मस्जिद के सामने कुछ मुसलमान लोग बंदूक लेके खड़े हुए हैं, तलवार लेके खड़े हुए हैं, तो उनको उस वक्त गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? जहांगीरपुरी हिंसा मामले में पुलिस की 14 टीमें लगातार आरोपियों को गिरफ्तार करने में लगी हैं। अभी तक 25 लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस के पास 200 से ज्यादा फुटेज आया है, जिसके आधार पर हिंसा के आरोपियों को धर दबोचा जा रहा है। इसके साथ ही पुलिस की गिरफ्त में आए मुख्य आरोपियों में से कुछ की पुलिस हिरासत 3 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। नीरज सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। दिल्ली में एक बार फिर कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने राजधानी में फेस मास्क पहनना फिर से अनिवार्य कर दिया है। इसका उल्लंघन करने पर 500 रुपए का जुर्माना लगाने का फैसला हुआ है। साथ ही बैठक में स्कूलों को बंद नहीं करने का फैसला भी लिया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लोगों से सावधानी बरतने और कोविड नियमों का पालन करने की अपील की जा रही है। देखिए ये रिपोर्ट। देश में कोरोना संक्रमण के दैनिक मामलों में फिर से उछाल देखा जा रहा है। ऐसे में तमाम राज्य सरकारें अपने अपने प्रदेशों में अभी से इसके प्रसार को रोकने के लिए कदम उठा रही हैं। इसी कड़ी में दिल्ली में एक बार फिर कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने राजधानी में सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। इसका उल्लंघन करने पर 500 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा।
इसके अलावा बैठक में स्कूलों को बंद नहीं करने का फैसला लिया गया। स्कूलों के लिए कोविड संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया पहले ही जारी की जा चुकी है, लेकिन अगर फिर भी जरूरत पड़ी तो विशेषज्ञों के साथ विचार विमर्श कर स्कूलों के लिए नई एसओपी तैयार की जाएगी। साथ ही बैठक में सामाजिक समारोह, भीड़ भाड़ वाले आयोजनों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों और अस्पतालों में भर्ती होने के मामलों पर कड़ी नजर रखने का फैसला किया गया है। सभी आरटीपीसीआर के पॉजिटिव नमूनों को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाएगा। उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में हुई बैठक में गंभीर बीमारियों से पीड़ित और टीका लगवाए हुए वैसे लोग जिनमें कोरोना के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, उनकी जांच पर जोर देने का फैसला किया गया। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा के कुछ जिलों में संक्रमण बढ़ने का असर साफ तौर पर देखा जा रहा है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बताया कि कोरोना के मामले केवल गुरुग्राम और फरीदाबाद में बढ़े हैं, इसलिए दिल्ली से लगे 4 जिलों गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर में मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। हमने दिल्ली से लगते 4 जिलों में गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर, इन 4 जिलों में मास्क डालना अनिवार्य कर दिया है। कोरोना के प्रसार पर महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा है, प्रदेश में कोरोना को लेकर अभी घबराने की जरूरत नहीं है। कोई घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है या कोई भी यानी बहुत बड़ी बढ़ोतरी हुई है ऐसा कुछ नजर नहीं आता है। हमारे डिपार्टमेंट का भी यही कहना है कि बहुत ही नॉमिनल राइज मुंबई में संख्या में हुई है, लेकिन वो आज एकदम कॉग्निजेंस लेने सरीका यानी बहुत ही गंभीरता से नोंद लेने सरीका नहीं है। अगर कोरोना के मामलों की बात करें तो देश में पिछले 24 घंटे में 2067 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 1547 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी दर। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ उत्तर प्रदेश के दौरे पर। उन्होंने आज वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर अपने पूर्वजों का किया श्राद्ध। शाम को काशी विश्वनाथ धाम के करेंगे दर्शन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना संक्रमण से बचाव और उपचार पर की समीक्षा बैठक। प्रदेश में कोविड सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर हुई 856। एनसीआर सहित लखनऊ में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाना अनिवार्य। और सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी में दिल्ली नगर निगम की बुलडोजर की कार्रवाई पर फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने को कहा। अब अतिक्रमण हटाने के खिलाफ दायर याचिका पर आज फिर होगी सुनवाई। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।